नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू 9C सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी। दोस्तों, आज की जो हिंदी की क्लास होने वाली है, इसमें हम बात करेंगे शब्द भेद की कि आखिरकार हम जो हिंदी भाषा में शब्द बोलते हैं, इन शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर बात करें या फिर ये जहां से आए हैं उसकी बात करें या फिर शब्दों के प्रकार की बात करें कि आखिरकार शब्द कितने प्रकार के होते हैं, है ना। क्योंकि हमने वर्णों में जब देखा था तो वर्णों में हमने क्या बात की थी, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। उसी प्रकार से जब स्वर और व्यंजनों के मिलने से शब्द बनते हैं तो इन शब्दों की रचना के आधार पर बात करें या फिर प्रयोग जहां जहां हम कर सकते हैं उसके आधार पर बात करें तो शब्दों के अल्टीमेटली प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर आज का पूरा लेक्चर जो है वो चलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। शब्द भेद यानी कि शब्दों के कितने प्रकार हैं। मुख्य रूप से शब्दों के जो प्रकार हैं वो उन प्रकारों को निर्धारित करने के चार हमारे पास आधार हैं। यानी कि शब्द कितने प्रकार के होंगे, शब्दों के प्रकार को बनाने के लिए हमारे पास चार आधार हैं। एक तो क्या, उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास। यानी कि आप जिस शब्द की बात करेंगे उस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, उसका स्रोत क्या है, आखिरकार वो इतिहास से कैसे आज तक हमारे सामने इस स्वरूप में उपस्थित है, उसके आधार पर। दूसरी हम बात करें व्युत्पत्ति, रचना और बनावट। यानी कि कोई शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति किसी दूसरे शब्द से हुई है उसके आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट कैसी है उसके आधार पर बात करें। रूप, प्रयोग और व्याकरणिक विवेचन यानी कि उसका स्वरूप कैसा है, प्रयोग कहां होता है और व्याकरण में वह किस प्रकार से आया हुआ है उसके आधार पर। और एक जो है वो है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। समझ में आया। चार आधार हैं शब्द भेद बनाने के। सबसे पहला हमारा जो प्रकार है वो है स्रोत इतिहास के आधार पर, स्रोत के आधार पर या फिर इतिहास के आधार पर, है ना। स्रोत इतिहास के आधार पर, तो स्रोत इतिहास के आधार पर पहले हम बात करते हैं। तो शब्द कितने प्रकार के देखे गए, स्रोत और इतिहास के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। शब्द इतिहास या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं क्योंकि यहां से आपने सुना होगा कि तत्सम और तद्भव शब्दों से संबंधित हर एग्जाम में, लगभग जो वनडे एग्जाम व्यापम से संबंधित है उसमें अवश्य ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तत्सम पहला प्रकार कौन सा है, इतिहास या स्रोत के आधार पर तत्सम। तत्सम का जो शब्दार्थ है, यानी कि तत् और सम से मिलकर बना क्या, तत्सम, जिसका शब्द अर्थ यानी कि उसका अर्थ क्या है, उसके समान। यानी कि उसके समान क्या हुआ, संस्कृत से हमने देखा कि हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ, यानी कि संस्कृत कैसी आदि जननी भाषा है। तो संस्कृत भाषा में जो शब्द हैं वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में यदि अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उन शब्दों को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में हूबहू वैसे के वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पुत्र, सूर्य आदि, है ना। इस प्रकार के जो शब्द हैं जो संस्कृत से हूबहू हिंदी भाषा में प्रयोग में आते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि तैसे प्रयोग में लाते हैं। क्लियर हुआ, तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द जैसे कि तैसे, हूबहू, बिना किसी भेद, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी मैनिपुलेशन के, जैसे हैं वैसे के वैसे ही हम क्या कर ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हमने क्या कहा, ऐसे शब्दों को हमने कहा तत्सम शब्द। अब बात करते हैं तद्भव की। दूसरा प्रकार जो है व्युत्पत्ति या फिर इतिहास के आधार पर तद्भव। देखिए तद्भव जो है तत् धन भव से मिलकर बना, तत् धन भव से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है उससे होना, उससे होना यानी कि व्युत्पत्ति होना। तद्भव यानी कि उससे उद्भव हुआ हो, यानी कोई एक शब्द होगा उससे जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई होगी, इसे हम इसे क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। यानी कि संस्कृत के वे शब्द जिनमें कुछ परिवर्तन करके हम हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत के वे शब्द जिनमें कुछ परिवर्तन करके हम हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि इनकी उत्पत्ति किनसे होती है, संस्कृत शब्दों से होती है। क्लियर। जैसे क्या हुआ, इसका थोड़ा सा क्रम भी देख लेते हैं।
इसका थोड़ा सा क्रम भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है संस्कृत से प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अपभ्रंश से अवहट्ट और देन उसके बाद में क्या, पुरानी हिंदी। इस प्रकार से परिवर्तन होते होते जो शब्द होता है उस शब्द में बहुत सारे विकार जुड़ जाते हैं, बहुत सारे उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करें उज्ज्वल, उज्ज्वल की बात करें तो प्राकृत में उज्जल, उज्ज्वल से प्राकृत भाषा में परिवर्तन हुआ उज्जल, और उज्जल से हिंदी भाषा में परिवर्तन हुआ क्या, उजला। तो संस्कृत शब्द को हम क्या कह रहे थे, तत्सम शब्द कह रहे थे। तो ये जो है वो है क्या, तत्सम शब्द। उज्ज्वल संस्कृत शब्द है। यदि अगर उज्ज्वल का उज्ज्वल ही हम किसी सेंटेंस में ऐसी बात करें कि आपका वस्त्र बहुत ही उज्ज्वल है, आपका वस्त्र बहुत ही उज्ज्वल है, तो ये क्या हो गया, उज्ज्वल तत्सम शब्द हुआ। अब यदि अगर हम कहें कि आपका वस्त्र बहुत ही उजला है, तो ये उजला क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न ऐसे बनेगा कि उजला हिंदी शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। क्वेश्चन बनेगा उज्ज्वल का तद्भव शब्द क्या है, तो उज्ज्वल का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, उजला। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि संस्कृत का शब्द है कर्पूर, कर्पूर का प्राकृत भाषा में परिवर्तन हुआ कपूर, और कपूर से परिवर्तन होकर बना कपूर। तो क्वेश्चन बनेगा कर्पूर का तद्भव शब्द क्या है, तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, कपूर। क्वेश्चन यहां से भी रिवर्स बन सकता है कि कपूर का तत्सम शब्द क्या है, तो क्या हो जाएगा, कर्पूर। समझ में आ रहा है, दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तत्सम शब्द से तद्भव और तद्भव से तत्सम, दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, संध्या, संध्या को प्राकृत में कहा संझा और यहां पर कहा सांझ, हिंदी में हमने क्या कहा, सांझ। हस्त, हस्त मतलब क्या होता है, हाथ होता है, तो हाथ यानी हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हाथ बोलते हैं, तो हाथ का तत्सम शब्द क्या हो गया, हस्त, और हस्त का तद्भव शब्द हो गया हाथ। यानी कि हस्त जो शब्द है संस्कृत का, इससे उत्पत्ति हुई है किसकी, हाथ की। क्लियर हुआ, यहां पे तत्सम तद्भव दोनों समझ में आया। तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द वैसे के वैसे उठाकर हिंदी भाषा में हम प्रयोग कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत के वे शब्द जिनमें थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ में हम क्या काम करते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्लियर, दोनों प्रकार हमें समझ में आया, तत्सम तद्भव। कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे। अब देखते हैं इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट, देशज या देशी। देखिए देशज यानी कि देशज जो शब्द है देश और जा से मिलकर बना, देश धन अज। अब देखिए देशज यानी कि देशज में क्या हुआ, अज आ रहा है, अज। अज का क्या अर्थ होता है, अज का अर्थ होता है जन्मा हुआ, है ना। देशज यानी कि जिसकी उत्पत्ति देश में ही हुई हो, जो देश में ही जन्मा हो, देशज कहलाएगा, देशज, है ना। देशज यानी कि क्या हुआ, देश में जन्मा हुआ या देश में ही जिसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा शब्द क्या कहलाएगा, देशज शब्द कहलाएगा। और जो आवश्यकता के अनुसार प्रचलित हो गए हैं, यानी कि भाषा में हमने क्या कर लिया, उनको स्वीकार कर लिया, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, देशज शब्द कहलाएंगे। यानी जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई हो, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, देशज शब्द कहलाएंगे। जैसे ठेला, गड़बड़, भाई कुछ गड़बड़ हो गई है, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, इस प्रकार के जो शब्द हैं इनकी उत्पत्ति देश के अंदर हुई है और ऐसे शब्द कहलाते हैं देशज। नेक्स्ट है विदेशज या विदेशी शब्द। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है, विदेश अज यानी कि विदेशों में जन्मा हुआ, विदेशों में उत्पत्ति हुई। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है और वो क्या हुए हैं, वो हमारी भाषा में या तो हूबहू प्रयोग में आने लगे हैं या फिर कुछ परिवर्तन के साथ में हम क्या करते हैं, प्रयोग में कर लेते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। क्या विशेष है विदेशज शब्दों के बारे में, यह विशेष है कि हम क्या काम करते हैं, इन्हें या तो क्या काम करते हैं, ज्यों का त्यों
वैसा के वैसा ही अपना लिया जाता है, या फिर कुछ में क्या काम करते हैं, थोड़ा बहुत तद्भवीकरण, यानी कि तद्भवीकरण का मतलब समझ चुके हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन के साथ में हम उसको प्रयोग में लेकर के आते हैं, कुछ परिवर्तन माइनर सा उसमें परिवर्तन कर देते हैं और उसके बाद में प्रयोग। जैसे कि ज्यों के त्यों तो हम कुछ बहुत सारे वर्ड हैं उनको वैसे के वैसे ही हम प्रयोग में, जैसे कि लॉर्ड है ना, वैसे के वैसे ही हम इस्तेमाल। जैसे ऑफिसर, ऑफिसर का यदि तद्भवीकरण होता है तो हम क्या बोल देते हैं, अफसर बोलते हैं। लैंटर्न, लैंटर्न का तद्भवीकरण यानी कि परिवर्तन करके हम प्रयोग में लाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, लालटेन। हॉस्पिटल को परिवर्तन करके लाते हैं तो अस्पताल, और कैप्टन को परिवर्तन करके हम बोलते हैं कप्तान। तो ये क्या हो गए हमारे, अस्पताल, लालटेन, ये सब कैसे शब्द हैं, ये सब हैं हमारे विदेशज शब्द, यानी कि इनकी उत्पत्ति कहां हुई, विदेशों में हुई, लेकिन हमने कुछ परिवर्तन के साथ इनको हमारी हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया। ऐसे शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं, और कुछ शब्दों को हम जस के तस वैसे के वैसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और शब्द है, वो है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होगा, संकर का अर्थ ही होता है मिला जुला, है ना। संकर, पांचवा प्रकार जो है संकर, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, संकर शब्द कहलाएंगे। यानी कि देशज शब्द होगा, साथ में विदेशज शब्द जाएगा, बन करके जो नया शब्द बनेगा उसे हम कहेंगे संकर, है ना। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। छाया, छाया जो है कैसा शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है दार। ये कौन सा शब्द है, ये फारसी का शब्द है। छाया और दार यानी देने वाला, है ना, छायादार। क्या क्वेश्चन बन गया, क्या आपका शब्द बन गया छायादार। तो छायादार मतलब क्या, छाया वाला, दार यानी होना, है ना। तो छायादार यानी होना या देने वाला, तो क्या हुआ छायादार। पान, पान जो शब्द है खाने वाला पान, है ना, खाने वाला पान जिसको आप खाते हैं वो पान हिंदी का शब्द है। दान मतलब जहां पर रखा रहना, कोई रखने की जगह फारसी के अंदर, तो पान दान, दार नहीं दान है, तो पान दान। पान दान का मतलब क्या हुआ, पान दान का अर्थ क्या हुआ, जहां पर पान रखा रहता है, ऐसी टोकरी हम बोल सकते हैं पान दान, है ना। तो दान क्या है, फारसी का शब्द है। रेल क्या है, अंग्रेजी का। गाड़ी जो है हिंदी का, दोनों को मिलाकर के बन गया क्या, रेलगाड़ी, है ना। क्वेश्चन, रेल किसका, अंग्रेजी का। क्वेश्चन पूछा गया था गाड़ी जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, तो वह हिंदी भाषा का शब्द है। ओके, चलिए सील अंग्रेजी और बंद यानी कि फारसी का, सील बंद नया शब्द बना, सील बंद, रेलगाड़ी, पानदार, छायादार, ये सारे सारे कैसे शब्द हैं, संकर शब्द हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति दो भाषाओं के शब्द से मिलकर के हुई है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं रचना बनावट के आधार पर शब्दों के क्या है कुछ प्रकारों को देखते हैं। किसके आधार पर, रचना बनावट के आधार पर। रचना बनावट के आधार पर बात करें तो जो नंबर 1 यानी कि टोटल कितने प्रकार हैं, इसके 3 प्रकार हैं, और 3 प्रकार में से पहला जो प्रकार है वो है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी एक विशेष अर्थ को प्रदर्शित करें। रूढ़ शब्द जो किसी एक विशेष अर्थ को प्रदर्शित करें, साथ ही साथ इनके टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि खंड नहीं कर सकते। यदि अगर हमने इनके टुकड़े किए तो इनका कोई विशेष अर्थ नहीं हो जाता। क्या, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जिनके क्या ना हो सके, सार्थक खंड ना हो सके, साथ ही साथ इनका एक क्या होता है, विशेष अर्थ हो जाता है ना, विशेष अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। क्यों अयौगिक शब्द कहा जाता है, क्योंकि इनका जो उत्पत्ति है, जो निर्माण है, वो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं हुआ है। रूढ़ शब्दों का निर्माण दूसरे शब्दों के मेल से नहीं हुआ, ये मौलिक शब्द होते हैं, ये अयौगिक शब्द कहलाते हैं। इनका एक विशेष अर्थ होता है, सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। सार्थक टुकड़े नहीं करने का अर्थ है कि अगर हमको 2 भागों में तोड़ेंगे तो शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। जैसे
दिन, घर, मुंह, घोड़ा आदि। अब देखो इनमें से यदि अगर घोड़े को हम देख लें तो घोड़े को यदि अगर घो और ड़ा में यदि तोड़ा जाए तो दोनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, यानी कि निरर्थक शब्द बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि विशेष अर्थ को दर्शाने वाले ऐसे शब्द जिनको और अधिक शब्दों में तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि मूल शब्द होते हैं, क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द की तुलना आप हमारे विज्ञान के अंदर तत्व से कर सकते हैं। तत्व से कर सकते हैं मतलब क्या? तत्व क्या होते हैं? प्योर होते हैं, एक ही एलिमेंट से बने होते हैं, है ना। उसी के आधार पर आगे हम बात करें यौगिक की। यौगिक का क्या अर्थ है? देखिए यौगिक का जो भी साइंस के स्टूडेंट रहे उन्हें पता होता है कि यौगिक का जो मेल है या फिर बनावट है वो दो तत्वों से मिलकर बना होता है। तो यौगिक का यहां पर भी क्या होगा? यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ, जो दो या दो से अधिक शब्दों से क्या होंगे? मिलकर बने होंगे। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहते हैं। परिभाषा को ध्यान में रखना, यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे विज्ञान की बात करें तो विधन ज्ञान, सामाजिक की बात करें तो समास धन इक क्या है? इसमें प्रत्यय है। ठीक है, कि उपसर्ग है? कमेंट करके मुझे आंसर बताएं कि सामाजिक में समाज धन इक में इक क्या है। ठीक है, विद्यालय में विद्या का आलय, राजपुत्र में राजा का पुत्र। इस प्रकार से यानी कि क्या होगा कि आपकी जो यौगिक शब्द की निर्माण है, उत्पत्ति है, रचना है, वो किस प्रकार से होगी? वो दो शब्दों या उससे अधिक शब्दों के मेल से होगी। ठीक है, यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है। कैसे कैसे रचना हो सकती है? एक तो उपसर्ग से, जैसे मान लो क्या? प्र क्या है? उपसर्ग है, इसमें हमने हार शब्द को जोड़ा तो बराबर क्या हो गया? प्रहार हो गया। तो प्रहार कैसा शब्द हो गया? आपका यौगिक शब्द हो गया, है ना। प्रत्यय से, प्रत्यय से, प्रत्यय से कैसे? प्रत्यय, जैसे मिठाई, मिठाई एक शब्द है, मिठाई के साथ में यदि हम वाला प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा? मिठाई वाला। ये क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद में और यौगिक शब्दों की उत्पत्ति समास से होती है, क्योंकि समास हमने कल पढ़ा। तो समास क्या होता है? समास ये होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के लिखने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद होता है। जैसे कि मान लो जैसे हम नील प्लस कंठ, नील प्लस कंठ की बात करें तो बराबर क्या हो जाएगा? नीलकंठ। तो नीलकंठ क्या है? नीलकंठ क्या है? नीलकंठ एक यौगिक शब्द है। क्यों है यौगिक शब्द? क्योंकि इसमें दो शब्दों का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। ठीक है, एक और प्रकार है, वो है योग रूढ़, यानी कि दोनों को मिलकर बना, दोनों विशेषताओं को समाहित करे, यानी कि ऐसा शब्द जो यौगिक भी हो और रूढ़ता को भी प्रदर्शित करे। यानी कि क्या हो? जो यौगिक तो होते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन इनका एक विशेष अर्थ होता है, एक निश्चित अर्थ होता है ना। क्या होता है? योग रूढ़ शब्द, यानी कि यौगिक तो होते हैं लेकिन इनका पर्टिकुलर एक विशेष शब्द होता है। ये यदि हम उस शब्द का उच्चारण करें तो हमारा अर्थ वही होगा जो इनका विशेष अर्थ होता है ना। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, है ना, एक इकाई के रूप में होते हैं। यानी ये सामान्य अर्थ को प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे वही बात है कि जिनमें यौगिक की विशेषताएं भी हों और रूढ़ शब्दों की विशेषताएं भी हों, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम बात करें पीतांबर। हाँ जी, पीतांबर क्या है? ये पीतांबर यानी कि पीत यानी पीला, पीला है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, कौन है? श्री कृष्ण। जलज, जलज यानी कमल जिसकी उत्पत्ति जल से हुई हो। लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश, है ना। दशानन, दस है आनन जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात
शिव, है ना। तो इसका मतलब यह है कि नीलकंठ का अर्थ नील और कंठ से मिलकर बना, दशानन दश और आनन से मिलकर बना, लंबा और उदर से मिलकर बना लंबोदर, है ना। जलज जल और अज से मिलकर बना जलज, इसके बाद पीत और अंबर मिलकर बना पीतांबर। इसका अर्थ है कि ये योग रूढ़ शब्द है। क्यों योग रूढ़ शब्द है? क्योंकि ये पर्टिकुलर विशेष अर्थ को दर्शा रहा है। जलज का अर्थ हम इसका मतलब नहीं कि जल से जिनकी उत्पत्ति होती है उनके लिए जलज शब्द, जलज विशेष रूप से कमल के लिए ही प्रयोग होता है ना, जलज। इसी प्रकार दशानन, केवल ऐसा नहीं कि जिसके 10 सिर हों उसे हम दशानन कहेंगे, नहीं, रावण के लिए पर्टिकुलर स्पेशल रूप से हम दशानन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द कैसे हैं? योग तो हैं, यौगिक तो हैं, लेकिन क्या है, एक रूढ़ शब्द की विशेषताएं रखते हैं, यानी कि विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़। ठीक है। लाल फीताशाही, लाल फीताशाही का मतलब क्या है? नौकरशाही। लाल और फीताशाही का मिक्सचर है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि नौकरशाही को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए यहां पे समझ में आया, तीनों प्रकार समझ में आए हमें कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तीनों शब्दों के हमें अर्थ समझ में आ गए। ठीक है, अब क्या है? तीसरा प्रकार है रूप प्रयोग के आधार पर। रूप प्रयोग के आधार का अर्थ है कि हम जिन शब्दों का रूप बदलता है, रूप बार बार चेंज होता है, यानी कि प्रयोग, हम जैसे जैसे वाक्यों में इन शब्दों को प्रयोग करते हैं, इनका स्वरूप क्या हो जाता है? बदलता जाता है। उसके आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं, उसके आधार पर शब्दों के जो होते हैं बेसिकली 2 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर या फिर रूप के आधार पर। एक जगह सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो शब्द दूसरा है, दूसरी जगह जैसे इस्तेमाल करेंगे उसका स्वरूप क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो विकारी शब्द, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनमें कहीं ना कहीं शब्दों के प्रयोग जब हम उनको वाक्य में करते हैं तो लिंग वचन और कारक के आधार पर वो क्या हो जाते हैं? अपना रूप जो है परिवर्तित कर लेते हैं, है ना। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, जैसे रहा है, लड़का पढ़ रहा है। अब जैसे ही मान लो लिंग परिवर्तन हुआ, क्या लड़के की जगह यदि अगर लड़की आ गई तो जो रहा है वो क्या हो जाएगा? रही में परिवर्तित हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? शब्द लिंग परिवर्तन हुआ, लड़की आई तो जो रहा है उसकी जगह रही हो जाएगा। ये कैसा शब्द हो गया? एक विकारी शब्द हो गया। कौन से होते हैं विकारी शब्द? ये 3 चीजों को अपने को याद रखना है। क्या? लिंग वचन और कारक, ये तीनों शब्दों को याद रखना है ना। पूछा जा सकता है कि वे शब्द जो लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वचन परिवर्तन, वचन का परिवर्तन, वचन का परिवर्तन क्या? एक वचन और बहुवचन। लड़का दौड़ रहा है, लड़का कैसा है? एक वचन है, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? रहा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक वचन है, एक वचन के साथ लड़का दौड़ रहा है। जैसे ही हमने वचन परिवर्तन किया, क्या किया? लड़के यानी कि बहुवचन, बहुत सारे वचन किए तो क्या हो गया? दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं हो गया। रहा का क्या हो गया? रहे हैं हो गया। तो यहां पर क्या हुआ? चेंजेस देखने को मिला वचन के आधार पर, है ना। तो यहां पर हमने ये देखा कि जैसे शब्द लिंग वचन और कारक के आधार पर यदि परिवर्तित हो जा रहे हैं, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहेंगे। जब विकारी कुछ परिवर्तन वाले होंगे, अब जो परिवर्तन नहीं हो पाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? अब विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द कौन से होते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। शब्द जो होते हैं विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम या फिर संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया जो शब्द है किसी क्रिया को प्रदर्शित करते हैं, क्रिया वाले शब्द कहलाते हैं, विकारी शब्द होते हैं, है ना। संज्ञा कितने प्रकार की, सर्वनाम कितने प्रकार के, सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, चल अब बात कर लेते हैं अर्थ के आधार पर कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वो हैं 4 प्रकार के।
कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के, आइए उनको देखते हैं। पहला है एकार्थी शब्द। एकार्थी, देखिए यदि अगर आप इसको तोड़ सकते हैं तो क्या कह सकते हैं, एकार्थी यानी कि ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होगा, ऐसे शब्द जिनका क्या होगा, एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं, है ना। एकार्थी शब्द यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है किसी एक व्यक्ति या फिर एक ही संज्ञा को इंगित करती है, वह संज्ञा कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, गंगा, पटना, जर्मन, राधा, मार्च, कुछ भी नाम यदि अगर आ जाए किसी स्थान का, वस्तु का, है ना, जगह का, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, किसी एक विशेष अर्थ को दर्शा रहे हैं। तो हमारे अर्थ के आधार पर पहला जो है वो है एकार्थी शब्द, यानी कि वह शब्द केवल और केवल एक ही अर्थ को प्रदर्शित करेगा। गंगा की हम बात करें तो गंगा एक नदी है। अब गंगा शब्द का एक ही अर्थ है, गंगा यानी गंगा नदी, ठीक है। अब गंगा किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, यानी पर्टिकुलर एक अर्थ को प्रदर्शित करता है, उसके दो अर्थ नहीं हो सकते, है ना। एक अर्थी हो गया। एक है अनेकार्थी, जिसको आप पर्यायवाची के नाम से जानते हो। एकार्थी और अनेकार्थी यानी कि जिसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। एकार्थी का एक अर्थ होता है, यहां पर क्या होता है, एक से अधिक अर्थ, यानी कि पर्यायवाची शब्द। जैसे बात करें हार, तो हार की बात करें तो हार का एक अर्थ तो हो गया क्या, गले की माला, है ना, गले की माला हो गया। एक अर्थ का होता है पराजय, है ना। और ये वाला एग्जाम्पल अब जो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, ये तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि एक कनक का अर्थ है क्या, सोना, और एक कनक का जो अर्थ है वो क्या होता है, धतूरा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए वो बोराए और बापाए बोराए, है ना। तो ये आपने सुना है। एक कनक का क्या अर्थ हो गया, सोना। दूसरे कनक का क्या अर्थ हुआ, धतूरा हुआ। इसके बाद में और देखते हैं कर। एक कर का अर्थ होता है हाथ, है ना, और दूसरे कर का जो अर्थ है उसका क्या है, टैक्स। अर्थ एक का तो प्रयोजन यानी कि अर्थ, जिसको आप मतलब भी बोलते हैं, इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, यानी क्या प्रयोजन है। एक अर्थ होता है पैसा, रुपया, धन, दौलत, है ना। तो ये होते हैं अनेकार्थी शब्द, यानी कि जिनका एक से अधिक अर्थों में हम क्या काम कर सकते हैं, उनको प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं हमारे अनेकार्थी शब्द, ठीक है। अनेकार्थी शब्द। अच्छा, अनेकार्थी शब्द और समानार्थी और पर्यायवाची में ज्यादा अंतर नहीं है। विशेष रूप से ये होता है कि ये अपने बहुत सारे, मैं यहाँ पे अनेकार्थी यानी कि बहुत सारे अर्थ प्रयोग करते हैं, अर्थों में इस्तेमाल हो सकते हैं। समानार्थी शब्दों को विशेष रूप से देखते हैं, दोनों में क्या अंतर है, अनेकार्थी में और पर्यायवाची में। अनेकार्थी में और पर्यायवाची में विशेष रूप से यह अंतर है कि जहां पर्यायवाची शब्द होते हैं वो एक के स्थान पर दूसरे को प्रयोग में ला सकते हैं, जबकि अनेकार्थी शब्द में एक शब्द को दूसरे शब्द के अर्थ या फिर उसके स्थान पर प्रयोग में नहीं ला सकते, है ना। दोनों में अंतर समझ में आया। तो समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, अनेक शब्द जो समान अर्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि अभी हमने देखा कि एक शब्द क्या काम करते हैं, बहुत सारे अर्थ दे रहा है, बहुत सारे प्रयोजन बता रहा है, बहुत सारे उसके क्या देख रहे हैं, एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। यहां पर बहुत सारे शब्द एक ही अर्थ को दर्शा रहे हैं, ऐसे शब्द क्या होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे, है ना। जैसे आकाश, आकाश की हम बात करें तो आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द कौन कौन से, नभ, गगन, आसमान। सूर्य की बात करें तो सूर्य के 3 पर्यायवाची, रवि, भानु, भास्कर, दिनकर। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। बादल की बात करें तो बादल के भी पर्यायवाची शब्द होंगे। और फूल यानी कहीं पर पुष्प का इस्तेमाल होता है, कहीं सुमन का, कहीं प्रसून का, कहीं मेघ का, कहीं जलद, कहीं वारिद। अलग अलग शब्दों का प्रयोग अलग अलग काव्य में अलग अलग सुंदरता को झलकाने के लिए होता है। जैसे काली घटा, बादल एक घटा भी होता है, मेघ बरस रहे हैं, बादल बरस रहे हैं, जलद बरस रहे हैं। तो अलग अलग जो है वो अलग अलग शब्दों का काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए इन शब्दों का हम क्या कम करते हैं, प्रयोग करते हैं।
क्लियर। पर्यायवाची शब्द हमने देखा, हमने देख लिए अनेकार्थी शब्द, है ना, अनेकार्थी शब्द, और एक जो है वो है विपरीतार्थी, यानी कि जो विपरीत अर्थ हमें दर्शाएं। विपरीतार्थी यानी कि क्या, शब्दों के विपरीत अर्थों को दर्शाने वाले शब्द विपरीतार्थी या फिर विलोम शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे जय, जय का उल्टा क्या हो जाएगा, पराजय। सच का उल्टा क्या हो जाएगा, झूठ, है ना। पाप पुण्य, दिन रात, माता पिता, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो क्या है, एक दूसरे के विलोम होते हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। दिन रात, सुबह शाम, बहुत सारे। आकाश का अपोजिट क्या होगा, पाताल, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्या होते हैं, आपके विलोम शब्द भी होते हैं। शब्दों के सारे प्रकार समझ में आए, किस प्रकार से शब्द जो है वो हमारी हिंदी भाषा में आते हैं। 4 जो है उनके बेसिक आधार है, जिनके आधार पर हम क्या काम करते हैं, शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।